अमेरिका में लगभग 5 लाख निर्वाचित अधिकारी हैं। व्हाइट हाउस से लेकर आपके स्थानीय परिषद सदस्यों, शेरिफ और अन्य तक 5 लाख बड़ी संख्या है। अमेरिका एक बड़ा देश है, बड़े बड़े हिस्से हैं, एक बड़ी मशीन है। यूके में 20,000 निर्वाचित अधिकारी है। अंदाजा लगाइए उनमें से कितने मुस्लिम हैं? 900 से 1,000 के बीच, जो कि 5% से भी कम है। आप पहले से ही जानते हैं कि यूके कैसा दिखता है, सिर्फ 5%। अमेरिका में मुस्लिम निर्वाचित अधिकारियों की हिस्सेदारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ये आदमी डियरबॉर्न, मिशिगन के मेयर है, अब्दुल्ला हमूद। इन्हें सुनिए। डियरबॉर्न की वार्षिक मार्च फॉर जस्टिस में आपका स्वागत है। ये मार्च इमाम हुसैन की न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और 1400 साल पहले अन्याय के खिलाफ उनके द्वारा अपनाए गए रुख की याद में आयोजित किया जाता है। तुम्हें और तुम्हारे अत्याचार को धिक्कार है, और तुम्हारे इमाम कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकियों को उनकी परवाह नहीं है, अमेरिकियों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है जब आप एक विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्कृति को आमंत्रित करते हैं, जिसकी मूल्य प्रणाली आपकी अपनी संस्कृति से बिल्कुल अलग है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है। इसे देखिए। मुझे नहीं पता कि ये आदमी मुस्लिम है या नहीं। ये डियरबॉर्न के हैं। असल में ये हैं। ये डियरबॉर्न के पहले मुस्लिम चीफ है। हाँ, तो बहुत सारे अमेरिकियों को जाहिर तौर पर डियरबॉर्न और यूके, यूएस के दूसरे शहरों और कस्बों के पतन को लेकर चिंता है। इसलिए वे विरोध कर रहे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। विरोध करना अमेरिकी होने का इतना अहम हिस्सा है कि ये लोग कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में विरोध की अनुमति नहीं है। खिलाफत में अगर आप विरोध करते हैं, अगर आप खलीफा या सत्ता के खिलाफ जाते हैं, तो आपके हाथ और पैर विपरीत दिशाओं से काट दिए जाते हैं या आपको सूली पर चढ़ाया जा सकता है। यह कुरान अध्याय 5 आयत 33 है। और इसे देखिए। यही होता है जब आप विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के लोगों को आमंत्रित करते हैं। मैं चीफ ईसा शाहीन हूं और हमें पता है कि हमारे समुदाय के बाहर के व्यक्ति और समूह मंगलवार 18 अगस्त को डियरबॉर्न सिटी काउंसिल की बैठक में आ सकते हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और अपने राज्य और संघीय साझेदारों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हमारे पास एक योजना तैयार है और आप पुलिस अधिकारियों की बढ़ी हुई मौजूदगी देखेंगे। लेकिन मैं अपने निवासियों से सीधा अनुरोध करता हूं, कृपया घर पर ही रहें। ये समूह जो यहाँ आ रहे हैं वे सिर्फ एक कारण से आ रहे हैं, और वो है प्रतिक्रिया भड़काना और ध्यान आकर्षित करना। अगर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं आता तो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। इस समुदाय की सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि वे उन्हें कोई तवज्जो ना दें। अगर आपका किसी परिषद के सामने कोई काम है तो आपका स्वागत है और आप सुरक्षित रहेंगे, हम इसकी पूरी गारंटी देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इन लोगों का सामना करने के लिए यहाँ आने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। यही तो वे चाहते हैं और इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। हमारे अधिकारियों को अपना काम करने दीजिए। कुछ नफरत फैलाने वाले बाहरी लोगों को यह मत तय करने दीजिए कि हम कौन हैं। डियरबॉर्न इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। धन्यवाद। तो यह 18 अगस्त को एक नियोजित विरोध प्रदर्शन है। आज ऑस्ट्रेलिया में 18 अगस्त है, तो शायद कल जब आप यह वीडियो देखेंगे तब तक यह हो चुका होगा। लेकिन डियरबॉर्न में इससे पहले यही हुआ था। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और दंगे भड़काने जैसी चीजों के बीच एक बारीक अंतर है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर मामलों में घृणा फैलाने वाली बातें भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के तहत संरक्षित होती हैं। मैं उस सवाल को लेकर हमारी अटॉर्नी जनरल की ओर मोड़ूंगा ताकि देखा जा सके कि वो अपनी हेट क्राइम्स यूनिट के साथ क्या कर सकती हैं। हेट क्राइम्स, देखा आपने? हेट क्राइम, हेट स्पीच, इन्हें इससे दिक्कत है। ये लोग पूरी तरह से तानाशाही वाले हैं, जो कि टोटलिटेरियनिज्म की ओर ले जाता है। इस्लाम एक टोटलिटेरियन विचारधारा है। इन लोगों को देखिए, इनके चेहरे पर गुस्सा देखिए। देखना है कि इन भड़काने वालों और उकसाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। कुछ ढूंढो, मुझे कुछ ऐसा ढूंढ कर दो जो इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसे हेट क्राइम या कुछ और बना दो, क्योंकि जानते हो अमेरिकी संविधान के तहत नफरत भरी बातें अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। बार बार डियरबॉर्न आओ, और मैं आपको बता सकता हूं ये मिस्टर लैंग के लिए आखिरी बार नहीं होगा। वो इस साल बाद में फिर से अदालत में पेश होने वाले हैं। और इसे देखिए, पिछली बार जब जेक लैंग डियरबॉर्न में थे, ये जेक लैंग के साथ हुआ था। हे भगवान! देखा आपने? इस आदमी का नाम अब्बास अब्दूश है। जाहिर है कि ये मुस्लिम है, लेकिन सौभाग्य से अच्छी बात यह है कि उसे 1999 में हत्या करने के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? उसने 1999 में एक हत्या की थी, और अंदाजा लगाइए कि वो डियरबॉर्न में कहाँ रह रहा है। उन्हें देखो। कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई हिंसा नहीं, इसे देखो। कोई हिंसा नहीं,
कोई हिंसा नहीं, नहीं। और क्लिप कट जाती है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ और इस पुलिस अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि वो कहता है, ये लोग नफरत फैलाने वाले उपदेशक हैं। ये यहाँ नफरत फैलाने आ रहे हैं और यही वजह है कि वह वास्तव में उन्हें बता रहा है, अरे प्यारे मुसलमानों, अपना भेद मत खोलो, मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ, सुनिए इसे। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं, सुनिए इसे। वे खुलकर कह रहे हैं कि वे अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं। हम जो यहाँ पश्चिमी देशों में रह रहे हैं, हमारे एजेंडे का एक हिस्सा, हमारे शरीक हुकूकर का एक हिस्सा, और अल्लाह चाहता है कि हम ऐसा करें, वो ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने तरह के कानून लागू करें। ये काफी होना चाहिए। ये राजद्रोह है, यह देशद्रोह की बात है। देखो वो कितने व्यापक तौर पर बात कर रहा है। वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोग पश्चिम के प्रति अपनी नफरत में एकजुट है और इसी वजह से ये हर जगह मुस्लिम राजनेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। वे कह रहे हैं कि इन पश्चिमी देशों में हमें शरिया यानी हमारे कानून लागू करना है। यह राजद्रोह कैसे नहीं है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को चुनौती कैसे नहीं है? क्या हमारा दीर्घकालिक स्पष्ट लक्ष्य ये है कि हम अपने कानूनों को बाकी समाज पर लागू करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों पर इसके क्या प्रभाव होंगे? हमें इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य इस भूमि पर शासन करना है, हमारे संसाधनों पर अधिकार करना है। दोस्तों, हमारा अंतिम लक्ष्य इन जमीनों पर शासन करना है। ये आदमी अमेरिका का सबसे प्रमुख इस्लामवादी विद्वान है, यासिर कादी। हम अमेरिका में एक मुस्लिम समुदाय के रूप में सीमित हैं। हमारे पास पहले से ही सक्रिय लोग कम हैं। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया के इस हिस्से के लोग इस्लाम को अपनाएं, और मैं चाहता हूं कि जब वे ऐसा करें तो वे बड़े उम्मा में शामिल हों। जाहिर है, जैसे हम यहाँ अमेरिका में हैं, ये मुसलमानों की अल्पसंख्यक स्थिति है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी सरिया हमसे अल्पसंख्यक स्थिति में रहने पर मांद करती है कि हम खिलाफत की इच्छा रखें या राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा रखें और आंतरिक व्यवस्था को तख्ता पलट के जरिए गिरा दें। या तख्ता पलट करे। तो वो जो कह रहे हैं वो ये है कि जब तक हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे लिए खिलाफत स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि हम फिर भी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। ये राजनीतिक आत्महत्या है। ये सारी आयतें मौजूद हैं। यही मक्की दौर है। अब जाहिर है, मदीना दौर में मुसलमानों के पास राजनीतिक शक्ति आ गई थी। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या हमें मदीना के किसी भी कानून को उन समाजों और परिस्थितियों में लागू करना चाहिए जो शायद मक्का के ज्यादा करीब हों? तो यहाँ वह क्या कह रहे हैं? इस्लाम के पहले 10 वर्षों में मुहम्मद मक्का में थे। उन्हें अपने चाचा का संरक्षण प्राप्त था, तो वह उस समय के कुरैश के बहुदेववादियों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि मुझे लगता है कि पहले 10 वर्षों में केवल 30 या 40 लोग ही इस्लाम में आए। फिर वो आधी रात को मदीना भाग गए, क्योंकि उनके संरक्षक उनके चाचा का निधन हो गया था और अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो आधी रात को ही वो मदीना चले गए और तभी उन्होंने हिंसक जिहाद शुरू किया। यही से ये शुरू हुआ था। इसे मदीना चरण के नाम से जाना जाता है। अब इसी समय इस्लाम तेजी से फैला, अपने संदेश की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसकी हिंसक प्रकृति के कारण। वह उसी बारे में बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, जब तक हम अल्पसंख्यक हैं, यह उनके अलग अलग वीडियो का बहुत अच्छा संकलन है, क्योंकि ये लोग, आप जानते हैं, ये चालाक हैं, इन्हें पता है, ये होशियार हैं। इसीलिए हमें उनके सारे अलग अलग वीडियो इकट्ठा करके उन्हें एक साथ जोड़ना चाहिए। कुछ नहीं, अगर मैं उनकी बात को गलत ढंग से पेश कर रहा हूँ तो मैं यजीर कादी को मुझसे बहस करने की चुनौती देता हूँ। तो वो कहते हैं, जब तक हम मक्का के दौर में अल्पसंख्यक हैं, आप जानते हैं, हम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हमारे लिए खिलाफत स्थापित करना भी अनिवार्य नहीं है, ये हम पर आवश्यक नहीं है, क्योंकि यही मोहम्मद ने किया था। मोहम्मद ने कभी भी वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश नहीं की, वो बस शांतिपूर्वक उपदेश दे रहे थे। वे भी ठीक यही कर रहे हैं, शांति से उपदेश दे रहे हैं। तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे। मोहम्मद असफल रहे। पहले 10 वर्षों में केवल 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, तो वे भी असफल हो रहे हैं। चाहे वे आपको कुछ भी बताएं, चाहे ये सारे लाल बालों वाले लोग, ये गोरे लाल बालों वाले, वे आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। संख्या बहुत ही नगण्य है। ये पश्चिम के पतन का कारण नहीं बनने वाला है, ऐसा नहीं है। चाहे वे हर साल 10,000 लोगों को भी इस्लाम में ले आए तो भी वह कुछ नहीं है, क्योंकि और भी ज्यादा लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। हमारे पास ताज़ा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 2016 में प्यू द्वारा किए गए आखिरी सर्वे में कहा गया था कि जितने लोग इस्लाम में आते हैं, उतने ही लोग इस्लाम छोड़ भी देते हैं। अमेरिका में ऐसा था।
तो अभी ये मक्कन दौर है। दूसरा दौर है मदीनी दौर, जब मोहम्मद ने अपना हिंसक जिहाद शुरू किया था। यही वो आपको बता रहा है। इसे ध्यान से सुनिए। ये आयतें मौजूद हैं, यही मक्कन दौर है। अब जाहिर है मदीनी दौर में मुसलमानों के पास अब राजनीतिक ताकत है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या हमें मदीना के किसी भी कानून को उन समाजों और परिस्थितियों में लागू करना चाहिए जो शायद मक्का जैसी हों? देखिए, हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक हालात में हम कानून अपने हाथ में नहीं लेते, क्योंकि इससे जो नुकसान होंगे वो किसी भी संभावित भले से कहीं ज्यादा होंगे जो आप सोचते हैं कि हो सकता है। मैं यहाँ अपने मेंटोर, अपने शेख के साथ खड़ा हूँ। देखिए भाई और बहनों, आपको समझना होगा कि आप कहाँ हैं और माहौल कैसा है। उदाहरण के लिए पहले 13 साल मक्का के लोग माफ कीजिए, मैंने कहा था 10, असल में 13 साल हैं। वह आपको अभी यह बताएंगे। बस जिहाद के बारे में कोई आयत नहीं थी, लेकिन फिर अल्लाह ने हिजरत के बाद नाजिल किया, लड़ो अल्लाह के नाम पर उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से आगे मत बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। बहुत कुछ इसी तरह है। तो पहले 13 सालों में जो मुख्य सिद्धांत था वो था सब्र। मैं यही बात यहाँ भी कहता हूँ, इन देशों में भी यही बात लागू होती है। आइए हम सब्र करें। पैगंबर ने कहा, मूर्ति पूजकों से लड़ो, कुफ्फार से अपनी जुबान, अपने कलम और अपने हाथों से लड़ो। अलग अलग तरह के जिहाद के लिए अलग अलग समय और जगह होती है। देखिए, अभी अभी सिर्फ अपनी जुबान से जिहाद करने का समय है। हाथों से जिहाद करने का समय भी आएगा। मेरा आपसे सवाल है, आप ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? यूके को देखिए। यूके अब दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला है। इसलिए मुझे सच में लगता है कि जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले यूके में ही होगा, जिससे बाकी पश्चिमी दुनिया सतर्क हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में हम पहले से ही लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे आ रहे हैं, और वे अपनी विधि क्यों बदलेंगे, वे अपनी कार्यप्रणाली क्यों बदलेंगे। अगर यह यूके में काम कर गई तो यह फ्रांस और जर्मनी में भी काम करने वाली है। ये तीनों देश एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वास्तव में स्पेन ने सिर्फ इस साल के भीतर ही 70 या 80 हजार लड़ने की उम्र के मुस्लिम पुरुषों को आयात किया है। तो कौन जानता है, हो सकता है कि यह स्पेन में यूके से पहले हो जाए। लेकिन यूके ऐसे चरण में है जहां अराजकता अनिवार्य है। किसी न किसी प्रकार की नागरिक अशांति या गृहयुद्ध अनिवार्य है, क्योंकि उनके लिए अब कुछ भी किए बिना अपने समाज को भारी कीमत चुकाए संभव नहीं है। तो मान लीजिए कि एक अति दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी जीत जाती है। रूपर्ट लो जीत जाते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। शायद रिफॉर्म पार्टी जीतेगी, और रिफॉर्म पार्टी में इतना साहस नहीं है। तो ये मामला अगले 5 साल तक और खिंचता रहेगा। तो 2034 आते आते मुस्लिम आबादी तब तक दोगुनी हो चुकी होगी। अभी वे 10% पर हैं। उस समय तक यह 15%, 16% या 20% तक भी पहुंच सकती है, जिसका मतलब है और अधिक राजनीतिक प्रभाव। तो जितना अधिक यूके लोगों को वापस भेजने में देर करता है, उतना ही बुरा होगा जब वे वास्तव में ऐसा करेंगे। तो उस समय कुछ बुरा होने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक कि अगर पुनर्वापसी शांतिपूर्वक होती है, मान लीजिए कि सभी कट्टरपंथी इस्लामवादियों को निर्वासित कर दिया जाता है, परिवार भी उनके साथ जाने का फैसला करते हैं, सभी कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों को निर्वासित कर दिया जाता है, सिर्फ अच्छे मुसलमान ही रह जाते हैं, आप जानते हैं, और संख्या को घटाकर 5% से भी कम कर देते हैं, जो अच्छे और उत्पादक हैं। अच्छे मुसलमान, हाँ, मुझे वे अच्छे मुसलमान पसंद है। मैं नहीं चाहता कि अच्छे मुसलमानों को तकलीफ हो। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अच्छे मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती, हाँ। और अच्छे मुसलमानों से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो बम नहीं फोड़ रहे या जो मोहम्मद हिजाब के वीडियो पसंद नहीं कर रहे। अच्छे मुसलमान से मेरा मतलब है वो जो इस्लाम का पालन नहीं करता, जो सड़कों पर नमाज पढ़ने और स्थानीय लोगों को भड़काने में विश्वास नहीं करता, वो जो पूरी तरह घुल मिल गया है और समाज में रच बस गया है, जो पश्चिमी कपड़े पहनता है, जो परवाह नहीं करता। कौन? वो जो अपनी पहचान, अपनी मुस्लिम पहचान को व्यापक ब्रिटिश पहचान से अलग नहीं मानता। यही मेरी अच्छे मुसलमान की परिभाषा है। वो नहीं जो तुम्हें छुरा नहीं घोंप रहा है, वो तो सामान्य बात है। वैसे भी किसी को छुरा नहीं घोंपना चाहिए। वो जो सच में सोचता है, हाँ ठीक है, ब्रिटेन में हम किसी भी धर्म की आलोचना कर सकते हैं और मोहम्मद का भी मजाक उड़ा सकते हैं, वही एक अच्छा मुसलमान है। और सर्वे के अनुसार 60 से 70% मुसलमान मानते हैं कि ईश निंदा को गैर कानूनी बना देना चाहिए। तो आप जानते हैं, अगर इसी को मान लिया जाए तो ये बहुत सारी निर्वासन की घटनाएं होंगी। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लोगों को 2034 में वापस भेजा जाता है। आपको कुशल कामगारों की कमी का सामना करना पड़ेगा, डॉक्टरों की भी कमी होगी, और जाहिर है
बहुत सारे श्वेत लोग उतने बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम अगर उसे अपनी ब्रिटिश पहचान बनाए रखनी है और उसे बचाने के लिए गंभीर होना है, अपनी इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करना है, तो उसे किसी न किसी तरह की अराजकता से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए ज्यादातर लोग शांति से नहीं जाने वाले हैं। वे तैयार है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। कई रिपोर्टें हैं जो ये सुझाव देती हैं कि अल्बानियाई लोग यूनाइटेड किंगडम में हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है जिसमें मुसलमान ये पुष्टि कर रहे हैं कि उनके मस्जिदों में हथियार रखे हुए हैं। इसे सुनिए। ये एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी है। तो उन्होंने इस गुस्साए मुस्लिम भीड़ के पास एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को भेजा और वो कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई हथियार या ऐसी कोई चीज़ है तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें मस्जिद में रखाऊंगा। और उन्होंने वही किया। तो यह एक लंबे समय से चली आ रही धारणा है कि ये मस्जिदें सिर्फ कट्टर उपदेशकों से भरी नहीं है, ये हथियारों से लैस कट्टर जिहादियों से भी भरी हुई है। तो सबसे अधिक संभावना है कि वहाँ किसी न किसी तरह की हिंसा होगी। शायद यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की सरकार इस मुद्दे को छूना नहीं चाहती, लेकिन ये होने वाला है। मेरा सवाल है, हमें उस स्तर तक क्यों पहुंचना पड़ता है? मुस्लिम देशों से सभी प्रवास को सख्ती से प्रतिबंधित करना चाहिए। केवल सबसे बेहतरीन लोगों को ही लाना चाहिए और उन्हें उनकी अलग थलग मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाने देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई असली मुस्लिम डॉक्टर है, ठीक है, हमारे पास कुछ अच्छे मुस्लिम डॉक्टर और सर्जन रहे हैं। एक बहुत ही योग्य असली मुस्लिम डॉक्टर जो आता है, हम उसकी फैमिली को लाना चाहते हैं क्योंकि वह समुदाय की सेवा करेगा। यह सुनिश्चित करे कि वह इल्फिड में न जाए, वह किसी मुस्लिम गेटों में न जाए। और सबसे ज्यादा संभावना है कि अगर उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो वह शायद सफेद लोगों के मोहल्ले में ही रहना पसंद करेगा। लेकिन किसी वजह से अगर वह मुस्लिम डॉक्टर या सर्जन इस्लाम, गजा और पश्चिमी देशों द्वारा मुस्लिम इलाकों पर बमबारी को लेकर बहुत मजबूत राय रखता है वगैरह, माफ करना, अपनी उस घटिया जगह पर ही रहो, वही रहो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुस्लिम देशों से आव्रजन को कम से कम करें, इसे 1% तक कम कर दो और सबसे बेहतरीन लोगों को लाओ। यही 90 के दशक और 80 के दशक में हुआ करता था। वही सामान्य बात थी। इसी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर प्रवासी वास्तव में अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने गेटो नहीं बनाए थे, लेकिन पिछले 10 या 15 सालों में कुछ हुआ। और देखिए एयरबोन को, या शायद ये हमेशा एक अनिवार्य परिणाम होता है। भले ही आप एक मुस्लिम सर्जन, एक मुस्लिम वैज्ञानिक को लाएं, उसके बच्चे किसी न किसी तरह के कट्टर इस्लामवादी बन जाएंगे, क्योंकि वे संघर्ष करेंगे। क्योंकि जब वे गे बार देखेंगे, जब वे नाइट क्लब देखेंगे, जब वे लोगों का आपस में घुलना मिलना देखेंगे, उनके दिमाग में कुछ क्लिक कर जाता है। ये उस विश्वास प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है जिसमें वे पले बड़े हैं। ठीक है, तो यह पानी और तेल को मिलाने जैसा है। शायद, जानते हो क्या, बस रोक लगा दो। इस्लामी देशों से आप्रवासन ये नस्लवादी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक तर्क है और अपनी पहचान को बनाए रखने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।